ईरान 19वीं शताब्दी में ईरान के शासकों ने कई बार अंग्रेजों से व्यापारिक समझौते किए, लेकिन 1908 में ईरान की जमीन के नीचे से निकला एक कीमती खजाना ऑयल ब्रिटिश सरकार की उस पर तुरंत नजर पड़ी और उन्होंने एल्गो पर्शियन ऑयल कंपनी बना ली, जो आज बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के नाम से जानी जाती है। ऑफकोर्स ईरान के साथ ऐसा समझौता करवा लिया जिसमें सारा मुनाफा होता था ब्रिटेन को, ईरान को मिलते थे सिर्फ कुछ टुकड़े। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन ने ईरान की तेल संपत्ति पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 1941 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। Could the Second World War have been prevented by bolder and more assertive action? Need Britain to have fought the Second World War at all? ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को डर था कहीं ईरान का राजा रेजा शाह जर्मनी के साथ न मिल जाए, इसलिए ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने चलाया मिलकर ऑपरेशन और ईरान पर हमला कर दिया। रेजा शाह को हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को गद्दी पे बैठा दिया, जो पूरी तरह ब्रिटेन के इशारों पर चलता था। एल्गो ईरानियन ऑयल कंपनी ने अपना शोषण जारी रखा। ऑफकोर्स ईरान की जनता परेशान थी, तेल हमारा, जमीन हमारी, लेकिन मुनाफा सिर्फ ब्रिटेन को। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मोहम्मद मोहसिदी। उन्होंने ऐलान किया ये तेल हमारा, ऐसे राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार बुरी तरह भड़क गई। Within Iran, British control of their country's oil wealth was becoming intolerable. और ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन ब्रिटेन अकेले मोहम्मद मोहसिदी को नहीं हटा पाया, फिर ली अमेरिका की मदद। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एग्री की। 1953 में ऑपरेशन अजक्स चलाया गया और ईरान में बवाल करवा दिया गया। The military action culminated months of secret planning by British and American intelligence agencies as part of a plot to overthrow the Iranian government. प्रदूषण हुआ, मीडिया को भी खरीद लिया गया। आखिरकार मोहम्मद मोहसिदी को हटा ही दिया और शाह को दोबारा लाया गया। पश्चिमी ताकतों का दबदबा फिर से शुरू हो गया, लेकिन शाह की तानाशाही और अमेरिका का दखल जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। And religious leaders to denounce. आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी एक धार्मिक लीडर थे, उन्हें शाह की आलोचना करने पर देश से निकाल दिया गया और वो इराक, फ्रांस में रहने लगे। वहीं से क्रांतिकारी संदेश भेजने लगे, कैसे शाह इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। लाखों लोग खुमैनी के समर्थन में आए। Millions rejoicing in his departure and celebrating Khomeini's victorious return. On his throne, but the crisis of Iran was just beginning. जनवरी 1979 को शाह देश छोड़कर भाग गया। फरवरी 1979 को खुमैनी तेहरान लौटे। Ayatollah Ruhollah Khomeini returned to Iran on February 1st, 1979. उसके बाद एक जनमत संग्रह हुआ। जिसमें 98% लोगों ने यही कहा कि ये देश अब इस्लामी गणराज्य होगा। इसमें सबसे बड़ा पद होगा सुप्रीम लीडर। यह धार्मिक और राजनीतिक पद भी सबसे बड़ा होगा। शाह का सबसे बड़ा दोस्त था अमेरिका और इसराइल, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने फिलिस्तीनी लोगों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ईरान ने इसराइल को मान्यता देनी बंद कर दी। इसीलिए ईरान ने इसराइल को सबसे बड़ा दुश्मन बताया। ईरान चाहता था उसका पश्चिमी एशिया में दिलचस्प बढ़े और इसराइल इसे सीधा खतरा मानता था। दोनों देशों में युद्ध तो कभी हुआ नहीं, लेकिन दोनों देशों ने शुरू किया प्रॉक्सी वॉर, यानी लड़ाई अपने सैनिकों से नहीं, दूसरे संगठनों द्वारा। ईरान समर्थन करता है हिजबुल्लाह, हूती, यमन, हमास, और इसराइल सीरिया में ईरानी ठिकानों पर स्ट्राइक करता है। 1992 में नेतन्याहू ने अपनी संसद के बाहर कहा, ईरान 3 से 5 वर्षों में परमाणु सक्षम देश बन जाएगा। In 1992, as a member of parliament, Netanyahu और उसके अगले 3 साल बाद 1995 में अपनी पुस्तक फाइटिंग टेररिज्म में लिखते हैं, ईरान 5 वर्षों में परमाणु सक्षम देश बन जाएगा। 3 to 5 years. 2002 में संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी देते हैं, इराक और ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहे हैं। The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. लेकिन 2004 में आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक फतवा दिया, एक ऐसा बम हासिल करना जिससे लाखों लोग एक साथ मारे जा सकते हैं, इस्लाम में हराम है। 2007 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक आदिर सिर हुसैनपोर की हत्या कर दी जाती है। ईरान सरकार ने अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया।
और इजरायली अधिकारियों ने इन आरोपों का ना तो खंडन किया और ना ही पुष्टि की। लेकिन अमेरिका के अधिकारियों ने इन हत्याओं में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया। अमेरिका की प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी फरवरी 2007 को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया उनकी हत्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कराई थी। 12 जनवरी 2010 को तेहरान विश्वविद्यालय के भौतिकी प्रोफेसर मसूद अल मोहम्मदी की मोटरसाइकिल पर रखे रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से हत्या कर दी गई। सरकारी मीडिया ने इस हत्या के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। 2012 के एक इंटरव्यू में हसन रूहानी ने फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों से बात की। 2004 की वार्ता का भी जिक्र किया। आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक फतवा जारी किया था, परमाणु बम हासिल करना हराम घोषित किया था। यह हमारे लिए किसी भी कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2015 में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौता हुआ। अमेरिका ने ईरान पे से सेंसर हटा दिए। The nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year. Iran will not get its hands on a nuclear bomb. लेकिन नेतन्याहू ने इसका भी विरोध किया। परमाणु समझौता एक बेस्ट ऑप्शन था परमाणु बम रोकने के लिए। 2018 में ट्रंप ने ईरान पर दोबारा सेंसर लगा दिए। Today's action follows a series of aggressive behaviors by the Iranian regime and ईरान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की भी हत्या कर दी गई। ईरान का मानना है इसराइल और विपक्षी समूह ने उनकी रिमोट कंट्रोल हथियार से हत्या की। 12 जून 2025 में नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. और रात में ईरान पर हमला कर दिया। टारगेट बने ईरान के नतांज और फोर्दो जैसे परमाणु ठिकाने। ईरान ने तुरंत 13 जून शाम को ही लॉन्च किया ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। 550 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।